हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो उसमें हमने स्टडी कर लिया था स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन और पाथ लाइन के बारे में, और स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन भी हमने डेराइव कर लिया था। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि आज का लेक्चर यानी जो आज लेक्चर होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम टाइप ऑफ फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। तो एसएससी जे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई वीडियो बनाए हम तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ फ्लो। तो फ्लो कितने प्रकार के, मेनली 5 टाइप के फ्लो होते हैं। कितने? 5 टाइप के। देखिए कौन कौन से। पहला फ्लो जो होता है वो होता है स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। दूसरा होता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तीसरा होता है लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। चौथा होता है रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो। पांचवा होता है कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कितने टाइप के फ्लो हो गए भाई? मेनली 5 टाइप के फ्लो होते हैं। अब देखिए, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अब ये पांचों टाइप के जो फ्लो हैं ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, मतलब एक दूसरे से फ्री हैं। कहने का मतलब ये कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर फ्लो स्टेडी हुआ या अनस्टेडी हुआ तो वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। ऐसा पॉसिबल है कि वो फ्लो स्टेडी भी हो और यूनिफॉर्म भी हो, या ऐसा पॉसिबल है कि वो फ्लो अनस्टेडी हो और नॉन यूनिफॉर्म भी हो। मतलब ये सारे फ्लो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इसलिए कोई भी द्रव एक इनमें से एक से अधिक प्रकार का फ्लो एक साथ हो सकता है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले हम स्टडी करते हैं स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो के बारे में। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ये एक ऐसा फ्लो है जिसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टी जैसे कि प्रेशर, वेलोसिटी, डेंसिटी एंड टेम्परेचर, क्या फ्लूइड की प्रॉपर्टी जैसे डेंसिटी, वेलोसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये समय के सापेक्ष, समय के रेस्पेक्ट में चेंज ना हो। मतलब मैंने अगर एक टाइम पे देखा किसी सेक्शन पे या किसी पॉइंट पे, तो जो फ्लूइड में प्रॉपर्टीज़ थी, जितनी उसकी वेलोसिटी थी, जितनी उसकी डेंसिटी थी, जितना उसका प्रेशर था, ये सारी जो प्रॉपर्टी हैं वो जिस टाइम पे मैंने ऑब्ज़र्व किया, अगर मैं कुछ टाइम बाद भी उसी पॉइंट पे देखूं तो ये सारी प्रॉपर्टी हमको वैसी की वैसी मिले, मतलब कांस्टेंट मिले। तो इसकी डेफिनेशन क्या निकालते हैं? ऐसा फ्लो जिसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टी जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वेलोसिटी एंड
डेंसिटी, ये समय के सापेक्ष किसी बिंदु पर चेंज नहीं होती हैं तो वो फ्लो कहलाता है स्टेडी फ्लो। यानी और अगर वो चेंज हो जाती हैं तो वो फ्लो कहलाता है अनस्टेडी फ्लो। भाई एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो अगर वो चेंज नहीं होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो हो जाते हैं स्टेडी फ्लो, और अगर वो चेंज हो जाते हैं तो वो कहलाते हैं अनस्टेडी फ्लो। देखिए मैंने कहा कि प्रॉपर्टीज़ लाइक प्रेशर, जैसे कि प्रेशर हो गया, वेलोसिटी हो गई, डेंसिटी हो गई, ये हमने कहा कि ये चेंज नहीं होती हैं। मतलब चेंज में क्या लगाते हैं हम, डी लगा देते हैं। अगर कोई चीज़ चेंजेबल है तो उसके आगे डी लगा देते हैं, लगा दिया। फिर हमने कहा किसके रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती हैं, टाइम के, तो टाइम के साथ चेंज नहीं होती हैं। इसका मतलब डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो। चेंज इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर ये चीज़ ज़ीरो के बराबर है इसका मतलब प्रेशर बराबर कांस्टेंट, वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट और डेंसिटी बराबर कांस्टेंट। तो ये तीनों चीज़ अगर हमको मिलती हैं तो वो फ्लो कहलाता है स्टेडी फ्लो। क्या कहलाता है भाई, स्टेडी फ्लो। और अगर ये कांस्टेंट नहीं रहता या ये समय के साथ परिवर्तित हो जाता है तो वो फ्लो कहलाता है अनस्टेडी। तो उस केस में क्या रहेगा, डी पी अपॉन डी टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डी वी अपॉन डी टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डी रो अपॉन डी टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से कंक्लूज़न ये निकलता है भाई, यहाँ से कंक्लूज़न ये निकलता है कि प्रेशर इज़ नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट एंड डेंसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट। तो ये कंडीशन मिलती है हमको अनस्टेडी फ्लो की। क्या भाई, अनस्टेडी फ्लो। तो क्लियर हुई डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी अब यहाँ से आप ये देखिए कि अगर किसी बिंदु पर हम फ्लूइड की प्रॉपर्टी लाइक प्रेशर, वेलोसिटी एंड डेंसिटी को एक समय पर ऑब्जर्व करते हैं, फिर दूसरे समय पर अगर ऑब्जर्व करें तो वही प्रॉपर्टी हमको सेम मैग्नीट्यूड में मिलती है तो वो स्टेडी फ्लो होता है। और अगर टाइम के सापेक्ष यानी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाती हैं तो वो फ्लो कौन सा होगा भाई, अनस्टेडी फ्लो होगा। तो डेफिनेशन इसकी बहुत ही सिंपल है, क्या होगी, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, the properties of fluid like pressure, temperature, velocity, density, etc. does not change with respect to time, with respect to time, then flow called steady flow, and when these property will change with respect to time then flow is called अनस्टेडी फ्लो। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने कहा स्टेडी का मतलब स्थिर होता है, स्थिर का मतलब क्या, सारी प्रॉपर्टी जो है वो स्थिर यानी कांस्टेंट रहनी चाहिए, समय के सापेक्ष ना बदले। अच्छा एक चीज़ और, इस प्रॉपर्टी को हम डिफाइन करेंगे किसी एक पॉइंट के सापेक्ष। मतलब ये नहीं कि हम एक पाइप जैसे बना दिए, फिर हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, फिर अगले पॉइंट पे यहाँ अध्ययन कर रहे हैं सेम टाइम पे, तब हम देख रहे हैं यहाँ वेलोसिटी वही होनी चाहिए, यही यहाँ भी वही वेलोसिटी। नहीं, ऐसा नहीं करते। स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो में जो अध्ययन यानी स्टडी का क्राइटेरिया है वो किसी एक सेक्शन पे और एक किसी पॉइंट पे, उसी सेक्शन पे किसी पॉइंट पे हम एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी देखते हैं कि वेलोसिटी, डेंसिटी और प्रेशर, ये जो एक टाइम पे मान लीजिए हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बजे देखा,
2 PM पे हमने देखा कि ये इसका मैग्नीट्यूड कुछ इतना था। फिर हम कुछ समय बाद आए और उसी पॉइंट पे देखा, मान लीजिए 4 बजे हम आए तो हमने देखा ये जो प्रॉपर्टीज़ का मैग्नीट्यूड पहले था वही अब भी है उसी पॉइंट पे, तब वो फ्लो कहा जाता है स्टेडी फ्लो। अगर हम दूसरे पॉइंट पे ले लेंगे तो ये क्राइटेरिया वैलिड नहीं होगा। तो फॉर ए गिवन पॉइंट ये आपको डेफिनेशन में जोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो फॉर ए गिवन पॉइंट व्हेन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वेलोसिटी, डेंसिटी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन फ्लो इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो, एंड व्हेन दीज प्रॉपर्टीज विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन द फ्लो इज कॉल्ड अनस्टेडी फ्लो, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए। अच्छा, अब दो इम्पॉर्टेंट चीज़ में पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इसमें नोट पॉइंट करके डाल लीजिएगा कि इस फ्लो में यानी स्टेडी फ्लो में स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन कोइंसाइड यानी एक ही होती हैं। कोइंसाइड करती हैं मतलब एक ही होती हैं। धारा रेखा और पथ रेखा यानी पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन दोनों एक ही पर होती हैं या एक ही होती हैं। मतलब नोट पॉइंट में आपको पहला पॉइंट ये लिखना है कि इन स्टेडी फ्लो स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन आर सेम। क्या होती है भाई? सेम होती है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में खूब पूछा जाता है। पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा ये है कि ध्यान देने वाली बात ये है भाई, देखिए प्रेशर कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और डेंसिटी कांस्टेंट, तो ये किस केस में मिल सकता है? थोड़ा सा सोचिए आप, किस केस में मिल सकता है? मतलब जब एक कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम होगा तभी ये चीज़ पॉसिबल है। देखिए कैसे, मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया कि ये कोई वेसल है यानी कोई पात्र है, ठीक, ये कोई पात्र है। फिर यहाँ से कोई फ्लूइड एंटर कर रहा है और यहाँ से कोई फ्लूइड एंटर कर रहा है, ठीक। तो मैंने अगर ये कहा यहाँ से 3 किलोग्राम पर सेकंड के से यहाँ पे कोई फ्लूइड प्रवेश कर रहा है और यहाँ पे 2 किलोग्राम पर सेकंड से कोई फ्लूइड प्रवेश कर रहा है, तो देखिए ये एक कंट्रोल वॉल्यूम के अंतर्गत काम करता है स्टेडी फ्लो। मतलब कहने का ये कि यहाँ से जो फ्लूइड बाहर निकलेगा वो इन दोनों के योग के बराबर निकलना चाहिए, मतलब 5 किलोग्राम पर सेकेंड। यानी इसको बोलते हैं रेट ऑफ मास, या कहते हैं एम डॉट। मतलब एम डॉट क्या होना चाहिए? एंटर का और एग्जिट का, एंट्री और एग्जिट का दोनों का मास डॉट यानी एम डॉट होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब जितना प्रवेश करे उतना ही निकले। ये कहलाता है कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। मतलब कहने का ये, फॉर एग्जांपल सोचिए, अगर यहाँ से ये आ रहा है 3 और 2 5 किलोग्राम पर सेकंड से और यहाँ पे निकलता मान लीजिए 3 किलोग्राम पर सेकंड से, तब क्या होता? इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा भाई। जितना आ रहा है उतना निकल नहीं पा रहा है, तो क्या होगा? इस पे प्रेशर बढ़ेगा, तो इससे प्रेशर चेंज होगा तो डेंसिटी भी चेंज होगी और वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि फॉर स्टेडी फ्लो सिस्टम मस्ट बी कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। जब कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम होगा तभी ये कंडीशन काम करेगी। यानी रेट ऑफ मास बराबर होना चाहिए एंट्री और एग्जिट पे। मास फ्लो रेट जिसको बोलते हैं भाई, रेट ऑफ मास बोलिए या मास फ्लो रेट बोल दीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। मास फ्लो रेट एट एंट्री एंड एग्जिट मस्ट बी सेम, तभी ये फ्लो कैसा होगा? स्टेडी फ्लो। तो ये चीज़ दूसरे पॉइंट में आप फिगर बना के नोट कर लीजिएगा कि स्टेडी फ्लो के लिए कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम होना चाहिए। मतलब मास फ्लो रेट एट एंट्री इज इक्वल टू मास फ्लो रेट एट एग्जिट, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो नोट कर लीजिए आप।
चलिए देखते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। क्या है भाई? दूसरा है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। समान तथा असमान प्रवाह, मतलब देखिए इसमें जो वेलोसिटी होती है फ्लूइड की वो विद रेस्पेक्ट टू स्पेस या डिस्टेंस चेंज नहीं होती है, तब उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। देखिए मैंने कहा कि कोई पाइप है, ठीक, इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो मैंने देखा इस सेक्शन पे इस पॉइंट पे, फिर अगली बार देखा इस सेक्शन पे इस पॉइंट पे, फिर अगली बार देखा इस सेक्शन पे इस पॉइंट पे। तो अगर मैं इन सभी पॉइंट पे एक ही समय पर ऑब्ज़र्व करूं तो यहाँ जो वेलोसिटी हो, मान लीजिए यहाँ वेलोसिटी v थी तो यहाँ भी वेलोसिटी v होनी चाहिए, यहाँ भी वेलोसिटी v होनी चाहिए। मतलब क्या? देखिए डिस्टेंस में तो परिवर्तन हो रहा है। एक बार हमने यहाँ देखा, फिर दूसरी बार यहाँ देख रहे हैं, फिर तीसरी बार यहाँ। तो ये क्या कहलाता है? डिस्टेंस के साथ अगर उसकी वेलोसिटी में परिवर्तन ना हो तो वो कहलाता है यूनिफॉर्म फ्लो, और अगर डिस्टेंस या स्पेस के साथ उसमें वेलोसिटी में परिवर्तन हो जाए तो वो कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो भाई इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए मैंने कहा कि वेलोसिटी डिस्टेंस के सापेक्ष चेंज ना हो, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू स्पेस या डिस्टेंस वो क्या होनी चाहिए? ज़ीरो। तो इसका कंक्लूज़न हम क्या निकाल सकते हैं कि v बराबर कांस्टेंट। v अगर कांस्टेंट है या वो डिस्टेंस के सापेक्ष चेंज नहीं हो रहा है तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। और अगर ये चीज़ चेंज हो रही है, मतलब dv/dx इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स v इज़ नॉट कांस्टेंट, तब क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। वेरी इजी, ठीक। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? देखिए द फ्लो in which velocity of flow does not change with respect to distance or space, then flow is called यूनिफॉर्म फ्लो। और अगर इसके अपोजिट हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो आप इतना नोट कर लीजिए। तो देखिए अगर इसको फिगर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है तो कैसे पूछेगा? देखिए मैं फिगर आपके सामने दो फिगर ड्रॉ करता हूं, आप बताइएगा इसमें कैसा फ्लो होगा, ठीक है। तो मैंने पहला फिगर ड्रॉ किया कुछ ऐसे, ठीक। दूसरा मैंने ड्रॉ किया अब बताइए इन दोनों में फ्लो कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? इनकी एरिया में डिफरेंस है, यहाँ पे एरिया कुछ और है, यहाँ पे एरिया कुछ और है। जब एरिया में परिवर्तन हो जाता है तो वहाँ पे वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं रहती, मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। क्यों? अभी कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे होता है ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब A1V1 इज इक्वल टू A2V2। तो वहाँ पे अगर एरिया में परिवर्तन होता है तो वेलोसिटी में भी परिवर्तन हो जाता है, और अगर वेलोसिटी में परिवर्तन हो गया तो आप क्या कहेंगे?
फ्लो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ तक एरिया सेम है, इसलिए वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो यहाँ तक का फ्लो जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म फ्लो। क्या होगा, यूनिफॉर्म फ्लो। उसके बाद हम अगर यहाँ तक की बात करें, इस सेक्शन से इस सेक्शन तक, तो ये क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग एरिया है। जब एरिया इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी ड्यू टू चेंज इन एरिया। तो यहाँ तक का फ्लो जो होगा वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। क्या कहलाएगा भाई, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। फिर उसके बाद क्या हो गया, अब यहाँ से आगे देखते हैं तो एरिया सेम है, इसलिए आगे जो वेलोसिटी होगी या आगे जो फिर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट। इसलिए फिर से कौन सा फ्लो मिल जाएगा, यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। अच्छा, ये क्या है, ये एक नोज़ल है। तो कभी भी अगर आपसे पूछ ले नोज़ल या फिर डिफ्यूज़र, एक इसका अपोजिट होता है डिफ्यूज़र। नोज़ल या डिफ्यूज़र में फ़्लो कैसा होता है, तो आप बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म फ़्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ़्लो। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप के फ़्लो की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान देने योग्य है। इसमें कई सारे टर्म आएंगे, उनके आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि फ़्लो कैसा है। तो देखते हैं लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ़्लो क्या होता है। तीसरा फ़्लो क्या है, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ़्लो। तो मैं इसके लिए फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए, ये कोई पाइप है, ये कोई पाइप है और इसके बीच में कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो मैंने कहा ये ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है। ये कुछ इस टाइप से फ्लो कर रहा है। ठीक है, फिर एक फिगर मैंने ड्रॉ किया, ये कोई पाइप है, ठीक, और इसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। इस टाइप से। तो आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन फिगर किस टाइप के फ्लो से रिलेट करता है। टर्बुलेंट का मतलब क्या हुआ, विक्षुब्ध प्रवाह मतलब अस्त व्यस्त। उसमें फ्लूइड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो किस भी डायरेक्शन में गति करते रहते हैं। मतलब एक देखिए, आप इधर जा रहा है, फिर दूसरा इधर, तीसरा इधर, इधर 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 ऐसे ऐसे करते, ये कहलाता है टर्बुलेंट फ्लो। और ये कहलाता है लैमिनार। लैमिनार का मतलब होता है सतही प्रवाह, मतलब एक दूसरे के जो फ्लूइड पार्टिकल्स की लेयर बनती हैं वो एक दूसरे पे फिसलती हुई गति करती हैं, तो वो फ्लो कहलाता है लैमिनार। इतने पे ही इसकी कहानी ख़त्म नहीं होती है। इसमें एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर क्या बोलते हैं भाई, रेनॉल्ड्स नंबर। इसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि वो फ्लो लैमिनार फ्लो है या फिर टर्बुलेंट फ्लो है। आइए देखिए कैसे। रेनॉल्ड नंबर जो होता है इसको RE से डिनोट करते हैं और ये होता है इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। तो इनर्शिया फोर्स आप लोग सभी लोग जानते हैं, न्यूटन्स लॉ ने दिया था, न्यूटन ने दिया था। क्या होता है, F इनर्शिया या F इजिकल टू M इंटू ए। ठीक, उसके बाद बात आती है विस्कस फोर्स की। तो ये भाई कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से। हमने क्या कहा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो पढ़ाया था वो क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन
डी वाई, ये होता है। तो अगर मैं इसको शियर स्ट्रेस को लिख दूं एफ अपान ए, क्या लिख दूं, एफ अपान ए इज इक्वल टू म्यू डी यू अपान डी वाई। तो अगर मैं इसको F लिखा हूँ तो F का मतलब यहाँ से विस्कस होता है। क्या होता है भाई, F विस्कस, यानी F विस्कस यानी विस्कस फोर्स इज इक्वल टू म्यू ए डी यू अपान डी वाई। ये हो गया म्यू ए डी यू अपान डी वाई। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं इनर्शिया फोर्स लेके चलते हैं हम। तो देखिए इनर्शिया फोर्स जब लेके चलेंगे हम तो एफ इनर्शिया इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए। अब एम को हम लिख सकते हैं रो इंटू वी इंटू ए, मतलब एम को हमने रो इंटू वी में तोड़ दिया। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे कि मैं रो को रोक लेता हूँ ऐसे ही, v इंटू ए को फंडामेंटल यूनिट्स या डायमेंशन फॉर्म में लिख लेते हैं। v यहाँ पे क्या है, आयतन है, इसको क्या लिखते हैं, एल क्यूब से लिखते हैं। और एक्सेलरेशन है तो इसको क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एल अपान टी स्क्वायर। अब देखिए इसका अगला स्टेप क्या करेंगे, रो एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 1 4 घाते हैं तो हमने स्क्वायर स्क्वायर में लिख लिया, अपान टी स्क्वायर। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ एल स्क्वायर इंटू एल बाई टी का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एल बाई टी क्या है, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड किसकी यूनिट होती है, वेलोसिटी की। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रो इंटू एल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी। याद रखिएगा आयतन नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी है, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। तो ये हो गया एफ इनर्शिया का मान। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से देखिए एफ विस्कस जो आया है उसमें हम म्यू को रोकते हैं और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए कैसे, एफ विस्कस इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर इंटू यू और वाई। यू क्या है, वेलोसिटी है, और वाई क्या है, डिस्टेंस है। तो हमने इसको वी और डिस्टेंस की यूनिट एल, ये हमने लिख लिया वी अपान एल। तो यहाँ से देखिए एक एल और एक एल इससे कट गया, तो एफ विस्कस इज इक्वल टू आ गया म्यू एल इंटू वी वेलोसिटी। ठीक, अब इन दोनों मान को हम यहाँ पे रखेंगे तो आर ई बराबर क्या आ जाएगा, इनर्शिया फोर्स रो एल स्क्वायर वी अपान म्यू एल, सॉरी यहाँ पे वी स्क्वायर होगा, देखिएगा एल बाई टी का स्क्वायर है मतलब वी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो गया और म्यू एल इंटू वी हो गया। तो यहाँ से एक वेलोसिटी इसकी घात से कट गई, एक एल इसकी घात से कट गया, मतलब रो एल वी अपान म्यू। क्या आ गया भाई, रो एल वी अपान म्यू। ये होता है रेनॉल्ड नंबर, रो एल वी अपान म्यू, जहाँ पे एल क्या है, ये होता है एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लेट, मतलब जिस प्लेट पे फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा उसकी लंबाई। अब इसको न्यू के फॉर्म में लिखें अगर हम जानते हैं कि भाई काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू अपान रो। अगर हम 1 अपान न्यू करें तो ये हो जाएगा रो अपान म्यू, मतलब जहाँ पे रो अपान म्यू है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान न्यू। तो ये हो जाएगा आर ई इज इक्वल टू एल इंटू वी अपान न्यू। ये दोनों फार्मूले बहुत ही फेमस है, स्टार लगा के लिख लीजिएगा, इनका यूज़ बहुत अधिक होता है। तो ये तो हो गए प्लेट के लिए, क्योंकि इसमें एल शामिल है। अगर यही फार्मूले हम पाइप के लिए लिखें तो पाइप के लिए क्या होते हैं, इनको आप लिख लीजिएगा फॉर प्लेट। ये दोनों फार्मूले फॉर प्लेट हैं। अब फॉर पाइप अगर हम कहें तो पाइप के लिए यही फार्मूले होते हैं, जहाँ एल है वहाँ पाइप का डायमीटर इंक्लूड हो जाता है, मतलब रो वही रहेगा, एल की जगह डी आ जाएगा, रो डी वी बाई म्यू, और यही बराबर होता है डी वी बाई न्यू। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से डिफरेंस रखिएगा, ये वेलोसिटी है, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। तो पाइप के लिए रेनॉल्ड नंबर का ये फार्मूला होता है, और फॉर पाइप
आर ई इज इक्वल टू, ठीक। और फॉर प्लेट ये वाला होता है जहाँ पे v है क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी जहाँ पे फ्लूइड लेमिनार से टर्बुलेंट में परिवर्तित होता है, वही वेलोसिटी कहलाती है क्रिटिकल वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे आप इतना नोट कर लें, फिर मैं आगे की कहानी शुरू करता हूँ, ठीक है। देखिए दो फार्मूले आपके पास आए। पाइप के लिए आया रेनॉल्ड नंबर फॉर पाइप, ये रेनॉल्ड नंबर आपके लिए आया आर ई इज इक्वल टू डी वी बाई न्यू या रो डी वी बाई म्यू, ये आया। और फॉर प्लेट आर ई इज इक्वल टू आया एल वी बाई न्यू या रो एल वी बाई म्यू, ठीक। तो ये दो फार्मूले आपके पास आए। तो अब रेनॉल्ड नंबर ही मैंने कहा डिसाइड करता है कि फ्लो लेमिनार है या फिर टर्बुलेंट है। तो अब देखिए फॉर पाइप ये देखिए रेनॉल्ड नंबर होता है, अगर रेनॉल्ड नंबर छोटा है किससे, 2300 से, 2300 से रेनॉल्ड नंबर छोटा है तो वहाँ पे फ्लो होता है लेमिनार फ्लो, ठीक। और अगर रेनॉल्ड नंबर बीच में है 2300 यानी 2300 और 4000 के बीच, यानी 4000 से कम लेकिन 2300 से ज़्यादा, तो वहाँ पे होता है ट्रांजिशन फ्लो। और अगर रेनॉल्ड नंबर इज़ ग्रेटर देन है 4000 तो वहाँ पे फ्लो होता है टर्बुलेंट फ्लो। ये तो हो गया पाइप के लिए। अब देखिए फॉर प्लेट, तो प्लेट के लिए क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर अगर 500 से छोटा है तो वहाँ पे होता है लेमिनार फ्लो। और अगर रेनॉल्ड नंबर क्या है 500 से बड़ा है लेकिन 2000 से छोटा है, 2000 से छोटा है 500 से बड़ा है यानी 2000 और 500 के बीच में है, तो वहाँ पे फ्लो होता है ट्रांजिशन फ्लो। दिख रहा है, ठीक। और अगर रेनॉल्ड नंबर इज़ ग्रेटर देन है 2000 तो वहाँ पे होता है टर्बुलेंट फ्लो। वेरी कंफ्यूजिंग क्या है, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्लेट के लिए क्या है और पाइप के लिए क्या है। तो मैं एक हिंट दे देता हूँ। देखिए रेनॉल्ड नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्रिटिकल वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप ये बताइए कि अगर कोई पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, या किसी एक प्लेट के ऊपर ऐसे ही फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। भाई पाइप में जो फ्लूइड फ्लो करता है वो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस फ्लो करता है, इसलिए पाइप में वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो जब वेलोसिटी ज़्यादा तो रेनॉल्ड नंबर भी ज़्यादा, इसीलिए इसका क्राइटेरिया ज़्यादा है 2300 4000। और प्लेट के लिए वेलोसिटी कम, इसलिए इसका रेनॉल्ड नंबर भी कम है 500 से 2000 रेंज में। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसमें एक नया वर्ड ये आया ट्रांजिशन फ्लो। तो ट्रांजिशन फ्लो मतलब वो फ्लो होता है जहाँ पर लेमिनार से फ्लो टर्बुलेंट में परिवर्तित होता है। तो जो लेमिनार से फ्लो टर्बुलेंट में परिवर्तित होता है वहाँ पे जो फ्लो होता है उसके बीच वो कहलाता है ट्रांजिशन फ्लो। और यहाँ पे जिस पॉइंट पे लेमिनार फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो में परिवर्तित होता है उस पॉइंट पे फ्लूइड की वेलोसिटी जो होती है वही कहलाती है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या कहलाती है भाई, क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब जिस पॉइंट पे फ्लो लेमिनार से टर्बुलेंट में परिवर्तित होता है उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है फ्लूइड की वही कहलाती है क्रिटिकल वेलोसिटी। और उस टाइम पे जो फ्लो होता है वो ट्रांजिशन फ्लो कहलाता है। मतलब इसको हिंदी में कहते हैं संक्रमणीय
फ्लो, संक्रमणीय बहाव या फ्लो। मतलब यहाँ पे कुछ कुछ लैमिनार से मिलता जुलता है, कुछ टर्बुलेंट से मिलता जुलता है। मतलब इसको डिफाइन नहीं कर सकते इस केस में आप कि लैमिनार है या फिर टर्बुलेंट, तो इसका एक अलग नाम दे दिया गया, ट्रांजिशन फ्लो। तो आप याद रखिएगा, पाइप के लिए क्राइटेरिया बड़ा क्योंकि उसके लिए वेलोसिटी बड़ी, जब वेलोसिटी बड़ी होती है तो रेनॉल्ड्स नंबर का क्राइटेरिया भी बड़ा हो जाएगा। और प्लेट के लिए चूंकि प्लेट होता है ड्यू टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट फ्लो, तो वहाँ पे वेलोसिटी कम होती है, इसलिए उसका क्राइटेरिया भी कम। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट और देखिए, लैमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर का क्राइटेरिया है यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना। मतलब ये हम कहते हैं कि यहाँ पे 2300 से कम होना चाहिए, उसके बाद सारी क्राइटेरिया ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि लैमिनार फ्लो में वेलोसिटी जो होती है बहुत ही कम होती है, वेरी लेस वेलोसिटी। किसमें? लैमिनार फ्लो में। इसीलिए लैमिनार फ्लो को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो ये आप नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, इसमें इसको कहते हैं लैमिनार फ्लो को स्ट्रीम लाइन फ्लो, और इसी को और एक नाम से जानते हैं विस्कस फ्लो। क्या नाम से जानते हैं? विस्कस फ्लो। अब जब विस्कस फ्लो से जानते हैं तो इसमें जो शियर स्ट्रेस जनरेट होता है वो ड्यू टू विस्कोसिटी जनरेट होता है। तो ये बहुत सारे पॉइंट यहाँ से निकल के आते हैं जो आप नोट पॉइंट बना के नोट कर लेंगे। भाई आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं अगर कोई वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।